नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत बायोटेक को 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतर 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की। कोविड-19 मामलों में गिरावट आने से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग में कमी आई। मध्य प्रदेश और बिहार में कोविड के नए संक्रमितों की संख्या में कमी। असम में शहरी और आसपास के क्षेत्रों में आज से नए दिशा निर्देश लागू। देश में कल एक दिन में 3,62,727 नए रोगियों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 83.26%। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया और बृहन मुंबई नगर निगम ने 1 करोड़ टीकों की खरीद के लिए वैश्विक स्तर पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित किए। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 18,94,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इस बीच कल 3,62,727 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। अब तक 2 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 4,120 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। इन्हें मिलाकर कोविड से मरने वालों की संख्या 2,58,000 हो गई है। कल 3,52,000 से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 83.26% है। मंत्रालय ने कहा कि 1 करोड़ 97 लाख से अधिक मरीज इस बीमारी से उबर चुके हैं। वर्तमान में देश में 37,10,000 मरीज उपचाराधीन हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों का 15.65% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,64,000 से अधिक नमूनों की जांच हुई। अब तक 30 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। भारत बायोटेक को 2 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दे दी गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति ने इन परीक्षणों की सिफारिश की है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। ये परीक्षण 525 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर किए जाएंगे। परीक्षण के दौरान वॉलंटियर्स को दोनों टीके लगाए जाएंगे। दोनों टीकों के बीच 28 दिन का अंतराल होगा। भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बनाया है। ये टीका इस समय राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा रहा है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड टीके कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का समय 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की है। अभी कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का समय 4 से 6 सप्ताह है। समूह ने कोवैक्सीन टीके की खुराक के बीच के समय में कोई बदलाव नहीं किया है। NTAGI ने टीका लगवाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे कोविड से स्वस्थ हुए रोगियों को 6 महीने बाद टीका लगवाने की सिफारिश की है। समूह की सिफारिश के अनुसार गर्भवती महिलाएं कोई भी कोविड टीका लगवा सकती हैं। NTAGI की सिफारिशों को अब कोविड-19 टीकाकरण प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह को भेजा जाएगा। सरकार ने कहा है कि मेड इन इंडिया वेंटिलेटर ने प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार पिछले वर्ष से ही कोविड अस्पतालों में कोविड रोगियों की देखभाल में प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है।
मंत्रालय ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार द्वारा जीजीएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल फरीदकोट पंजाब में भेजे गए वेंटिलेटर तकनीकी कारणों से काम नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं की गई। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा 88 वेंटिलेटर और एजीवीए ने 5 वेंटिलेटर की आपूर्ति की थी। इन वेंटिलेटर को सफलतापूर्वक लगाए जाने के बाद अस्पताल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने बताया कि बड़ी संख्या में जीजीएस अस्पताल को भेजे गए वेंटिलेटर दोषपूर्ण नहीं हैं, जैसा कि खबरों में बताया गया है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि पिछले महीने की 11 तारीख को राज्यों को भेजे गए पत्र में 50 वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मांगी गई है, जो पिछले 4 महीने से नहीं लगाए गए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड संबंधित राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहेगी। केंद्र सरकार कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए विभिन्न देशों से प्राप्त चिकित्सा उपकरण और दवाओं का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगातार कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 9,284 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 7,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर और 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे जा चुके हैं। 5,933 वेंटिलेटर और 22 पीएपी मशीनें तथा 3,44,000 रेमडेसिविर की शीशियां भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि विदेशों से प्राप्त सहायता से स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिली है। पीएम केयर्स निधि से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ से विकसित ऑक्सीकेयर प्रणाली की 1,50,000 यूनिट की खरीद की मंजूरी दी गई है। इस खरीद पर 322 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ऑक्सीकेयर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल यानी SpO2 आधारित ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है, जो रोगियों को दिए जा रहे ऑक्सीजन को नियंत्रित करती है। इस स्वीकृत राशि से 1 लाख मानव संचालित और 50,000 स्वचालित ऑक्सीकेयर सिस्टम तथा मास्क खरीदे जा रहे हैं। ऑक्सीकेयर सिस्टम का उपयोग घरों, पृथकवास केंद्रों, कोविड देखभाल केंद्रों और अस्पतालों में किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार कोविड की रोकथाम में इस्तेमाल की जा रही दवाओं की आपूर्ति पर पूरी सक्रियता से निगरानी रख रही है। विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्पादन बढ़ाने और जरूरी मदद उपलब्ध कराने के लिए निर्माताओं के नियमित संपर्क में हैं। श्री मोदी को इन दवाओं के लिए आवश्यक सामग्री के मौजूदा उत्पादन और भंडार के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि रेमडेसिविर सहित सभी दवाओं का उत्पादन पिछले कुछ सप्ताह में बढ़ा दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का औषधि क्षेत्र बहुत सक्षम और सक्रिय है और सरकार के लगातार सहयोग समन्वय से सभी दवाओं की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोविड-19 मामलों में गिरावट आने की वजह से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग काफी घट गई है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री सिसोदिया ने कहा कि कोविड मामलों के बढ़ने की वजह से पहले दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग 700 मीट्रिक टन तक बढ़ गई थी, जो अब घटकर 582 मीट्रिक टन रह गई है।
उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि दिल्ली में ऑक्सीजन का कोटा इस समय 590 मीट्रिक टन है और बची हुई ऑक्सीजन जरूरतमंद अन्य राज्यों को दे दी जाए। श्री सिसोदिया ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की दर 5% से कम है, उन क्षेत्रों में 17 मई के बाद कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे उठा लिया जाएगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में कोविड के 8,970 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 1,09,928 है, जबकि 10,324 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 16.5% है। 8 जिलों में 200 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 7 जिलों में पॉजिटिविटी दर 10% से कम है। इंदौर में 1,597, जबकि भोपाल में 1,304 नए मामले सामने आए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों से दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच के साथ कोविड महामारी से निपटने की अपील की है। कोविड संक्रमण में अचानक बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लागू किया था। सरकार के इस कदम से राज्य में संक्रमण दर में कमी आ रही है। मुख्यमंत्री ने पूर्णबंदी की सफलता के लिए लोगों से सहयोग का आग्रह किया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 5 मई से 15 मई 2021 तक बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन की सफलता के लिए सभी बिहारवासियों के सहयोग की आवश्यकता है। लॉकडाउन शुरू करने से कोरोना मरीज की संख्या में कमी आना शुरू हो गया है। मेरी आप सबसे अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगवाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। इस बीच बिहार में कोविड के नए रोगियों की संख्या में कमी आने लगी है। पिछले 24 घंटे में 9,863 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 12,265 लोग स्वस्थ हुए। कल इस महामारी से 74 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.43% हो गई है। संक्रमित होने की दर कम होकर 8.82% पर आ गई है। राज्य में अब तक कुल 5,19,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 99,623 लोगों का उपचार चल रहा है। बिहार में अब तक 85,23,328 लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस संक्रमण के कुछ मामले भी सामने आए हैं। ब्लैक फंगस से संक्रमित 15 मरीजों का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में उपचार चल रहा है। राज्य सरकार इस बीमारी को नियंत्रित करने के प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न जिलों में इसके उपचार के लिए जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि कोविड-19 के इलाज के बाद जिन लोगों को मधुमेह की समस्या रहती है, उनमें से कुछ लोग ब्लैक फंगस संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। यह संक्रमण मरीजों की आंखों के अलावा शरीर के कुछ अन्य भागों में भी पाया गया है। समय रहते यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह घातक भी साबित हो सकता है। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य में पॉजिटिविटी दर अब घटकर करीब 14% रह गई है। वहीं प्रतिदिन मिलने वाले नए कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी अब गिरकर 10,000 तक आ गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत बायोटेक को 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतर 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की। कोविड-19 मामलों में गिरावट आने से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है। मध्य प्रदेश और बिहार में कोविड के नए संक्रमित लोगों की संख्या में कमी के संकेत। असम में शहरी और आसपास के इलाकों में आज से नए दिशा निर्देश लागू। देश में कल एक दिन में 3,62,727 नए रोगियों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 83.26% हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया।
और बृहन मुंबई नगर निगम ने 1 करोड़ टीकों की खरीद के लिए वैश्विक स्तर पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित किए। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। असम में शहरी और शहरों के आसपास के क्षेत्रों के लिए आज सवेरे से नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कल स्वास्थ्य विभाग को हर दिन 1 लाख कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल गुवाहाटी में कोविड के 5,657 मामले आए और 71 लोगों की मृत्यु हुई। संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 85.74% रही। आज से सभी शैक्षिक संस्थान और सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी इस दौरान बंद रहेंगे। शैक्षिक संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। सार्वजनिक वाहनों में सिर्फ 30% यात्री ही यात्रा कर सकते हैं। हालांकि फार्मेसी, अस्पताल और पशु चिकित्सा क्लिनिकों को संचालित करने की अनुमति है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करने को कहा है। मानस शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा कर कोविड रोगियों की उपचार व्यवस्था और तैयारियों का जायजा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर कोरोना के गंभीर संकट से जूझ रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कैंपस का दौरा किया और कोविड के मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अलीगढ़ के एकीकृत कोविड कमांड सेंटर का भी दौरा किया और वहां मरीजों के लिए किए गए इंतजामों को देखा। बाद में मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के उप कुलपति और दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों के साथ शहर भर में और विशेष तौर पर विश्वविद्यालय कैंपस में कोरोना के संक्रमण और टीकाकरण अभियान को लेकर चर्चा की। हाल ही में विश्वविद्यालय के कई कर्मचारियों और अध्यापकों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 बार विश्वविद्यालय के उप कुलपति से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें कोरोना पीड़ित मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था करने और टीकाकरण में हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर महाराष्ट्र में लगे प्रतिबंध 1 जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। ये रिपोर्ट 48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। केवल ड्राइवर और सहायकों की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 7 दिनों तक वैध होगी। स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों को ग्रामीण बाजारों और कृषि उपज विपणन समितियों पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सख्त प्रतिबंध लगाने से पहले आम जनता को कम से कम 48 घंटे का समय देने के लिए भी कहा है। मुंबई में 1 करोड़ टीका खरीदने के लिए बृहन मुंबई नगर निगम ने वैश्विक स्तर पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 18 मई है। नगर निगम ने चीन के दवा निर्माताओं को बाहर करने के लिए विशेष शर्त रखी है, जिसमें कहा गया है कि भारत की सीमा से जुड़ने वाले किसी देश के प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे। इसी तरह टीका आपूर्ति के लिए एफडीए की स्वीकृति और आईसीएमआर के दिशा निर्देश आवश्यक होंगे। भारतीय क्षेत्र में दवा आपूर्ति के लिए डीजीसीआई की स्वीकृति आवश्यक है। इन शर्तों में यह भी कहा गया है कि आवेदकों को केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार से भी आवश्यक अनुमति, लाइसेंस और विभिन्न कानूनों से समन्वय अनिवार्य है। राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ वन्य प्राणी उद्यान में एक बाघ कोरोना संक्रमित पाया गया है। वन विभाग ने हाल ही में सभी वन्य जीवों के सैंपल भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली भेजे थे। नाहरगढ़ वन्य जीव उद्यान पिछले महीने पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। अन्य वन्य प्राणियों को संक्रमण से बचाने और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं। राजस्थान सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में 1 करोड़ कोविड टीके आयात करने का निर्णय लिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया है कि राज्य में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि वायरस का स्ट्रेन पता लगाने के लिए जल्द ही जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा तीसरी और चौथी लहर की आशंका व्यक्त करने के बाद बच्चों के अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बीच राज्य के 13 जिलों में कोरोना संक्रमण से उबरने वालों की दर 100% से ज्यादा दर्ज की गई है। राज्य में कल संक्रमण के 16,384 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12,840 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। संक्रमण के चलते पिछले 24 घंटे में 164 लोगों की मृत्यु भी हो गई। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 8,347 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 4,971 लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 197 मरीजों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई। राज्य में इस समय 79,963 मरीज उपचाराधीन हैं। कल 35,806 लोगों को कोविड का पहला जबकि 15,139 को दूसरा टीका लगाया गया। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का व्यापक प्रभाव है और ऑक्सीजन ही एक ऐसा मूल्यवान संसाधन है जिसकी खरीद, लाने ले जाने और खपत में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए एक ग्रीन चैनल बनाया गया है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन टैंकरों को बिना किसी देरी के उनके गंतव्य तक भेजा जा सकेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य स्तरीय ऑक्सीजन वॉर रूम बनाया है, ताकि कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों का उपचार किया जा सके। इस उद्देश्य से 13 जिलों में भी जिला स्तरीय ऑक्सीजन वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। केंद्र ने राज्य को 590 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। हालांकि राज्य में इस समय ऑक्सीजन की कुल खपत 500 मैट्रिक टन है, लेकिन ये मांग और बढ़ सकती है। आंध्र प्रदेश ने केंद्र से ऑक्सीजन आवंटन का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए सभी कदम उठा रही है। नौसेना की पूर्वी कमान राज्य भर में ऑक्सीजन आपूर्ति के काम में जुटी है। सभी औद्योगिक सिलेंडरों को चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर में परिवर्तित कर दिया गया है। विजयवाड़ा से जी कोंडला राव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। कर्नाटक में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धन की कमी दूर करने के लिए नए उपाय किए हैं। सरकार ने महामारी के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए विधानसभा सदस्यों को मिलने वाले कर्नाटक विधायक क्षेत्र विकास कोष का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। आदेश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए के 25% हिस्से का उपयोग कोविड देखभाल के लिए किया जाएगा। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत कार्य की मंजूरी भी दे दी है। इसके अंतर्गत कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक स्थान पर 40 से अधिक कर्मियों को तैनात नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन लेने के बाद 90% से अधिक लोगों में प्रतिरोधक क्षमता पाई गई है। बांग्लादेश में महामारी नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान ने एक शोध में पाया है कि टीका लगाने के 1 महीने बाद 92% और 2 महीने बाद 97% प्रतिरोधक क्षमता पाई गई। शोध में यह भी पाया गया कि जिन लोगों ने कोरोना संक्रमित होने के बाद टीका लगवाया था, उनमें गैर संक्रमित लोगों की तुलना में 4 गुना अधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की बुवाई से लेकर फसल कटाई तक पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान किया जाता है। स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद नुकसान की स्थिति में बीमित किसानों द्वारा 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, संबंधित बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। ऐसी फसलें जिन्हें फसल कटाई के उपरांत खेत में सुखाने के लिए बंडल बनाकर रखने की आवश्यकता होती है एवं उस स्थिति में यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फसल कटाई से 14 दिन की अवधि तक बीमा कवर उपलब्ध रहता है और होने वाले नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंड खेत के आधार पर किया जाता है। क्लेम राशि का भुगतान राज्य सरकार एवं बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा आकलन के पश्चात निर्धारित करके किसानों को सीधे बैंक खाते में किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक कदम आत्मनिर्भरता की ओर। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन अब 10 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी टेलीमेडिसिन सेवा देश में 50 लाख से अधिक मरीजों को अपनी सेवा का लाभ दे चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस संजीवनी प्लेटफॉर्म की सेवाएं 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही हैं और प्रतिदिन देश भर के करीब 40,000 मरीज इस स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1500 डॉक्टर मरीजों की सेवा में लगे हैं। लद्दाख में लेह से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर कुंग्याम गांव बसा है। इस गांव के लोग आजीविका के लिए खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। आकाशवाणी लेह अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। प्रस्तुत है कुंग्याम गांव से हमारी संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। कुंग्याम गांव चंगतंग इलाके का छोटा सा गांव होने के बावजूद ये गांव खास है। फैला हुआ चंगतंग इलाके का ये पहला रेवेन्यू गांव है जो कि अब दुर्बुक और न्योमा ब्लॉक बन चुका है। इस गांव के लोग समाचार या अन्य चहीता लद्दाखी प्रोग्राम सुनने के लिए हर वक्त रेडियो सुनना पसंद करते हैं। इस बारे में राशि पलदन ने हमें बताया। खबर भी सुनता हूँ, सारा प्रोग्राम मतलब रेडियो में जो भी हम खोल के दुनिया का तो सारा मिल जाए। फिर भी लद्दाख की प्रोग्राम सुनना बहुत जरूरत है क्योंकि इसमें बूढ़ा बूढ़ी बहुत बेकारी पढ़ा लिखा वाला काम है, तो ज्यादातर जो है लद्दाख की न्यूज सुनना, लद्दाख की प्रोग्राम है वो सुनता है, वो जरूरी है यहाँ, ताकि हमारे गाँव वालों को पता चल जाता है क्या होता है, क्या हो रहा है। अगर रेडियो नहीं सुनेगा तो फिर मुश्किल है। गाँव वासियों ने कुंग्याम जैसे गाँव जो दूर दराज और अंदर जाकर बसते हैं, उन्होंने अच्छे प्रोग्राम सुनने के लिए अच्छे रेडियो सिग्नल का अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रमेश चंद्र के साथ कुंग्याम गांव से मैं दिस्क डोलमा। और अब संस्कृति संदेश। कोविड महामारी के दौरान कलाकार अपनी रचनात्मकता से समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कलाकारों के महत्व के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कलाकार साथियों की ऊर्जा, उत्साह, मनोबल ही समाज में उमंग पैदा करता है। बहुत सारे कलाकार अलग अलग उपक्रम करके समाज में सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं। कुछ बहुत खूबसूरत ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बना रहे हैं, कुछ अच्छे नृत्य कर रहे हैं, संगीत की बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे से नाटक करके नए संदेश फैला रहे हैं। ये सारी बातें समाज के लिए एक तरह से प्राणवायु हैं। इस प्राणवायु को निरंतर समाज को देते रहना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा ने पत्रकारों के लिए आज सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने के लिए आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तक आम लोगों की पहुंच महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देश भर के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया में मीडिया की अहम भूमिका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 17 करोड़ 72 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। भारत बायोटेक को 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कोविड टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति दी गई। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने कोविशील्ड की 2 खुराकों के बीच का अंतर 12 से 16 सप्ताह करने की सिफारिश की। कोविड-19 मामलों में गिरावट आने से दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग में कमी आई। मध्य प्रदेश और बिहार में कोविड के नए संक्रमितों की संख्या में कमी। असम में शहरी और आसपास के क्षेत्रों में आज से नए दिशा निर्देश लागू। देश में कल एक दिन में 3,62,727 नए रोगियों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 83.26% हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर का दौरा किया।
और बृहन मुंबई नगर निगम ने 1 करोड़ टीकों की खरीद के लिए वैश्विक स्तर पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।